बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरों और तज्ज़ियों सजे स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याह्या हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। और आज के इस प्रोग्राम में भी एज़ यूजुअल पाकिस्तान के सबसे मकबूल खेल क्रिकेट पर हम गुफ्तगू करेंगे और मुख्तलिफ ज़ावियों से गुफ्तगू होगी। हाल ही में पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 4 2019 का मेला शानदार अंदाज में अपने अख्तिताम को पहुँचा कोयटा ग्लैडिएटर की फ़तह पर, और गुज़िश्ता प्रोग्राम में हमने उस प्रोग्राम का अहाता किया और ख़ुलासा किया। और आज भी प्रोग्राम में शुरुआत पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 4 2019 से होगी। और स्टूडियो में हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान के सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट और एक्सप्रेस पर स्पोर्ट्स पेज के मेज़बान मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब, खुशामदीद कहेंगे आपको। और उनके साथ मौजूद हैं पाकिस्तान में क्रिकेट का एक मोतबर नाम और वनडे क्रिकेट में पहली हैट्रिक करने वाले और ख़वातीन सिलेक्शन कमेटी के साबिक़ सरबराह जलालुद्दीन साहब स्टूडियो में हमें ज्वाइन कर रहे हैं। आपको भी हम खुशामदीद कहेंगे। और गुफ्तगू की शुरुआत जलालुद्दीन साहब मैं आपसे करूंगा। पाकिस्तान सुपर लीग का एक बार फिर बड़ा शानदार अंदाज में इख्तिताम हुआ और टूर्नामेंट पाकिस्तान में ख़त्म हुआ, ये सबसे बड़ी बात थी। दूसरी बड़ी बात कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने कह दिया है कि ये अब आइंदा टूर्नामेंट जो है वो सिर्फ पाकिस्तान में ही होगा। ज़ाहिर है इससे अच्छी कोई बात हो नहीं सकती कि जो इसके रियल एसेंस भी यही है, जो भी लीग होती हैं अगर वो अपने मुल्क में खेली जाए तो उसका एडवांटेज है। ये तो मजबूरी में हम यूएई में खेलते थे, मगर जिस तरह शिफ्ट हो रही है और आज इस दफ़ा 8 मैच यहाँ खेले गए और आइंदा जो प्लानिंग का हिस्सा होंगे कि सारे मैचेज यहाँ खेले जाएँ, तो सही मानों में वो सुपर लीग फिर यहाँ पे खेली जाएगी। तो उसका ज़ाहिर है कि हर तरह से उसका एडवांटेज इस मुल्क को मिलेगा, जो कि अब तक पूरी तरह नहीं मिल रहा। तो मैं समझता हूँ अच्छा फ़ैसला है, मगर इसकी प्लानिंग किस तरह होगी और प्लेयरों को कैसे राज़ी किया जाएगा, अगर ये चीज़ हो जाती है तो इससे अच्छी कोई और बात मैं समझता हो नहीं सकती बात। लेकिन इकबाल बेग साहब, ऑल ओवर द वर्ल्ड आप क्रिकेट की कवरेज के लिए ट्रैवल करते रहे हैं एक अरसे से और माजी में आप कमेंट्री भी किया करते थे। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि एक राय है कि जिस तरह लास्ट सीज़न में 2 एलिमिनेटर जो है कदाफ़ी स्टेडियम में हुए, फिर फाइनल कराची में हुआ, इस बार जो है 8 के 8 मैचेस कराची में हुए। तो बेसिकली जो इस पाकिस्तान सुपर लीग का कॉन्सेप्ट है वो ये है कि शहरों का जो है वो अवे और होम की बुनियाद पर मुकाबला। और लाहौर की टीम को अगर हम देखें, उनके पहले मैच तो थे वो कदाफ़ी स्टेडियम में थे, लेकिन उनको जितना नुकसान हुआ उन्होंने इतनी हिकमत अमली बनाई हुई थी, 3 महीने से तैयारी कर रहे थे, पूरा एक उन्होंने बॉक्स जो है वो परचेज़ किया हुआ था और उनकी प्लानिंग बिल्कुल ज़ीरो हो गई जब ये मैच नेशनल स्टेडियम कराची शिफ्ट हुआ। देखें ये तो शुरू में जब कॉन्सेप्ट लाए थे नजम सेठी साहब, तो यही था कि पहले इसको इस्टेब्लिश किया जाए और 2016, 17, 18 अब 19 इस्टेब्लिश तो हो गई लीग। लेकिन अब देखना ये है कि जब वज़ीर आज़म पाकिस्तान, जिस तरह आपने जिक्र किया कि वो चाहते हैं कि पूरी 2020 की पूरी PSL पाकिस्तान में हो, तो डेफिनेटली कराची और लाहौर के अलावा दीगर शहरों में भी मैचेज़ होने चाहिए। मुल्तान में मैच होने चाहिए, उसके अलावा रावलपिंडी, इस्लामाबाद में मैच होने चाहिए और पेशावर में, ताकि जो 6 टीमें हैं वो कहीं ना कहीं अकोमोडेट हो सके। पाकिस्तान सुपर लीग का मेला जो है वो पाकिस्तान सुपर लीग की फ्रेंचाइजीज की वजह से है और इसमें कोई दो राय नहीं है। और पाकिस्तान सुपर लीग की सबसे मुतहर्रिक और सबसे मकबूल फ्रेंचाइज लाहौर कलंदर है। ठीक है, रिज़ल्ट के एतबार से उन पर थोड़े से सवालात हैं, लेकिन अदरवाइज़ जो वो काम कर रहे हैं, और अगर इस बार कदाफ़ी स्टेडियम लाहौर में मैच होता तो एक इनक्लोजर को लाहौर कलंदर ने जो है वो ख़रीदा हुआ था और उस इनक्लोजर में लाहौर की पर्सनालिटीज़, एक्स क्रिकेटर्स को मदऊ किया जाता। मज़ीद क्या करने वाले थे जो नहीं हो सका, इस पर बात करेंगे। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर लाहौर कलंदर आतिफ राना हमें ज्वाइन कर रहे हैं। आतिफ राना साहब, ऐसा ही था या कुछ और भी था? जी अस्सलाम वालेकुम याह्या, इकबाल भाई एंड जलाल भाई। सर इससे ये तो सिर्फ स्टार्टअप था। असल में हमने प्लान ये किया था कि हम एक ऐसा एम्प्लॉयर तरतीब देंगे जो फजल महमूद एम्प्लॉयर है, उसको हम कन्वर्ट कर देंगे कलंदर्स लाउंज में, और जिसके हमने पूरी टिकट्स जो है 100% परचेज कर ली थी। और वहाँ पे फवाद राना उधर बैठते हैं, हमारे सेलिब्रिटीज जो है वो सारे उधर बैठते हैं, हमारे ग्रेट एक्स क्रिकेटर्स जो लाहौर से बिलोंग करते हैं वो उधर बैठते हैं, और प्लस लाहौर के जो जितने ऐसे लोग थे जो किसी न किसी वजह से नाम कमा चुके थे लेकिन गुमनामी के अंधेरों में जो है वो डूब चुके थे, उनको बुला के हमने उनको एक्नॉलेज करना था कि ये PSL सिर्फ क्रिकेट नहीं है, ये सिर्फ ट्रॉफी नहीं है, ये ब्रांड बिल्डिंग है, ये मुआशरे को जोड़ने का काम है और अच्छे लोगों की खिदमत को रिकग्नाइज करने का काम है। अच्छा आतिफ राना साहब, इस टूर्नामेंट के दौरान एक अफसोसनाक वाकया भी हुआ जब दुबई में लाहौर और कराची का मैच हुआ था, और जब लाहौर वो मैच जीती तो जो आपके गेस्ट थे उनके साथ जो मामलात हुए उस पर आपने बाकायदा शिकायत की और लाहौर कलंदर ने स्टेप डाउन
डाउन नहीं किया उस मामले पर, लेकिन जो टेक्निकल कमेटी थी पाकिस्तान सुपर लीग की, उसने उस सारे मामले को खुद ही खत्म कर दिया। तो अभी भी आपके तहफ़्फ़ुज़ात हैं या नहीं? देखिए, हमारे तहफ़्फ़ुज़ात नहीं है। हमने सिर्फ हमारे तक एक कंप्लेंट पहुंची। हमारा रोल ये था कि हम उस कंप्लेंट को जो कंसर्न अथॉरिटीज है उन तक पहुंचा दें, और उसके अंदर उन्होंने कोशिश की कि हम इस बात पे आ जाएं कि यार हम वसीम अकरम जैसे लेजेंड और हमारे जो हीरोज हैं, इमाद है, जो आमिर है, उनको हम उनके साथ कोई पैचअप करने की कोशिश। हमने कहा कि कोई पैचअप की बात नहीं है, हमारे लेजेंड है। हम ये समझते हैं कि अगर हमारे स्टैंड से कोई ज्यादती हुई है तो वो शुड बी पेनलाइज, और अगर खुदा न खास्ता उनकी तरफ से कोई गलत हरकत हुई है तो उनको भी उसी तरह सवाल करना चाहिए। बट अनफॉर्चुनेटली चूंकि पीसीबी हमारी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है और उन्होंने ये फैसला किया कि जी नहीं, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, तो अब फिर मुझे नहीं समझ आया कि सारे शोर क्यों था और क्या था। राना साहब, मुझे लगता है कि लाहौर कलंदर के साथ ये सलूक सिर्फ किसी एक मामले में है नहीं। आप हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद रहेंगे, क्योंकि जलालुद्दीन पाकिस्तान के लिए क्रिकेट खेले हैं, वनडे क्रिकेट की आपने पहली हैट्रिक की है। जलालुद्दीन साहब, डिसिप्लिन आपसे पूछेंगे, क्या ये होता है? लाहौर कलंदर और मुल्तान सुल्तान का मैच था और डैनियल क्रिस्टियन को आउट किया था हारिस रऊफ ने, और उसके बाद उन्होंने उनके करीब जाकर कुछ इशारे किए तो उनको फाइन कर दिया गया। डैनियल क्रिस्टियन के साथ अभी ऑस्ट्रेलिया में खेल कर आए हारिस सोहेल, जो प्लेयर डेवलपमेंट की टीम लाहौर कलंदर ने भेजी थी, और इसमें कहीं गुस्से में दिखाई नहीं दे रहे वो, लेकिन इनके ऊपर फाइन कर दिया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की डिसिप्लिन कमेटी ने। अब आपको दिखाते हैं फाइनल में इमामुल हक जो पेशावर ज़ल्मी के लिए खेल रहे थे, उन्होंने शेन वॉटसन को इशारा किया, जिस पर बड़ा शोर हुआ। खेल में ये सारी चीज़ें हो जाती हैं, हीट ऑफ द मूवमेंट हुआ जो भी हुआ, बहुत लोग नाराज हुए इस मामले पर। जलालुद्दीन साहब, दोनों वाकयात आपने देखे, डैनियल क्रिस्टियन हारिस रऊफ के साथ हंसी मजाक कर रहे थे, शेन वॉटसन यहाँ बाकायदा तौर पर नाराज थे, इनके ऊपर फाइन नहीं हुआ, लाहौर कलंदर के प्लेयर पे फाइन हो गया। देखिए, हमेशा से डबल स्टैंडर्ड रहा है यहाँ पे चीज़ों को डील करने में, तो यहाँ पे भी यही चीज़ नजर आती है। आप ईमानदारी से बताएं, जो हमने आपको फुटेज दिखाई उसको देखते हुए आप क्या कहेंगे? मोर और लेस सेम सिचुएशन है। उन्होंने भी उनको अपना डिस्टेंस शो किया थोड़ा सा, और जिसे कहते हैं थोड़ा बहुत उन्हें कुछ कहा भी है, इशारतन भी कहा, और वैसे भी वो दोनों केसेस में मोर और लेस एक जैसा ही जेस्चर था। तो अगर एक को फाइन हुआ है और दूसरे को भी फाइन होना चाहिए। रेफरी में भी एक थे दोनों या डिफरेंट थे, मुझे नहीं पता था। अलग। तो दोनों का अपना अपना व्यू हो सकता है, मगर जो इंसिडेंट है वो मिलता जुलता है, जिसे हम सिमिलर कह सकते हैं। तो हमेशा से ये चीज़ें हमने देखी हैं क्रिकेट में, यहाँ ख़ासतौर से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में डबल स्टैंडर्ड नज़र आया है हमें। एक चीज़ में जो अभी राना आतिफ साहब ने फ़िलासफ़ी की बात की थी, तो हर इनिशिएटिव के पीछे फ़िलासफ़ी है, तो मैं ये बताऊँगा कोच की भी एक फ़िलासफ़ी होती है, वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, और उसकी वैल्यूज़ और उसके अपने एक्सपीरियंस से डेवलप होती है, और वो टाइमली चेंज भी होती रहती है। तो वहाँ पे भी ज़रा सा ये देखें कि उस फिलॉसफी में अगर रिजल्ट नहीं आ रहे तो उसको ज़रूर देखने की ज़रूरत है। क्या कहेंगे आतिफ राना साहब? मैं इस बात का जवाब देना चाहूंगा जलाल भाई को, प्लीज मुझे थोड़ा सा टाइम दे दें। देखिए जलाल भाई, जब हमने पहली दफा जब हमने ये टीम लेके हम गए तो हमारे हेड कोच जो थे वो पैडी अपटन थे, ठीक है, जो कि उस वक्त राजस्थान रॉयल को एक दफा आईपीएल जिता चुके थे और सिडनी सिक्सर्स के सिडनी थंडर्स के कोच थे, और उनको बीबीएल उन्होंने जिताई थी। उसके साथ जब इंडिया वर्ल्ड कप जीता था तो वो कोचिंग स्टाफ का भी हिस्सा थे। उनके साथ हमारे पास एजाज अहमद थे और शाहिद असलम थे, जो कि एजाज अहमद आप जानते हैं फॉर्मर ग्रेट है हमारे। और फिर नेक्स्ट ईयर हमने अपने साथ मुदस्सर नजर और आकिब जावेद को इंक्लूड किया along with Paddy Upton and the other person। उसके बाद तीसरे साल हमने ये देखा कि पैडी अपटन का एक चैलेंज हमें ये आया कि वो पाकिस्तान ट्रैवल नहीं कर सकते थे, तो हमने सोचा कि यार हमें ऐसा करना चाहिए कि पाकिस्तानी कोच को एम्पावर करना चाहिए जो सारा साल बच्चों के साथ काम कर सके और उनको देख सके। तो इस वजह से हमने आकिब जावेद को एज ए हेड कोच बनाया और मुदस्सर नजर एज एन एडवाइजर उनके साथ काम करके टीम सिलेक्शन में हर चीज में वो इन्वॉल्व थे। फिर मुदस्सर नजर पे पीसीबी ने इतराज किया कि जी ये तो डुअल रोल कर रहे हैं। वहां भी आप देखिए कि मिकी आर्थर साहब जो है कराची किंग्स के कोच हैं और वो साथ पाकिस्तान टीम के भी हेड कोच हैं, लेकिन उनकी डुअल जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको कोई क्वेश्चन नहीं करता। हमारी दफा उन्होंने कहा जी मुदस्सर नजर जो है वो आपके डग आउट का हिस्सा नहीं बनेंगे, क्योंकि उसकी वजह यह है कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। अब एक डायरेक्टर क्रिकेट अकेडमी जो है वो कैसे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, हमारी समझ से बाहर है। अभी तो वो डिसिप्लिन कमेटी के हेड है सर। अब खैर वो सिर्फ चले गए, वो हमारे साथ ऑब्वियसली नहीं है। फिर हमने ये सोचा कि हमने कहा ठीक है यार हम पीसीबी की बात मानते हैं, हमने नहीं मुदस्सर नजर को डग आउट में बिठाया।
उसके बाद हमारे साथ इंजमामुल हक शामिल हुए, शुएब अख्तर शामिल हुए, बट इंजमाम की दफा भी पीसीबी ने उनको इजाजत दी कि आप लाहौर क्लब के साथ काम कर सकते हैं, और बाद में पीसीबी ने कहा कि जी आप डगआउट का हिस्सा नहीं बन सकते। तो आकिब जावेद तो सिर्फ केस है हमारा, उनके साथ शुएब अख्तर थे, उनके साथ इंजमामुल हक थे, उनके साथ मोहम्मद हफीज थे, उनके साथ हारून लगाट थे, और उनके साथ रिक कमिंस जो कि इस वक्त हुबार्ट हरिकेन के सीईओ हैं तस्मानिया क्रिकेट के, वो हमारे थिंक टैंक का हिस्सा थे, जिन्होंने पूरी हमारी स्ट्रेटजी बनाई, जिन्होंने पूरी प्लेयर सिलेक्शन की, और वो सिलेक्शन करके वो टीम अपनी स्ट्रेटजी बना के वो आकिब जावेद को दे दी, बिकॉज इंजी भाई डगआउट में नहीं बैठ सकते थे क्योंकि वो चीफ सिलेक्टर है। तो ये इस तरह मैं सिर्फ थोड़ा सा आपको हकाइक बताना चाह रहा था जनाब। हाँ, इसमें मगर देखें, जब जो डिक्लेयर्ड तो हेड कोच आकिब जावेद ही थे, और जो भी टीम का हेड कोच होता है इज ए परफॉर्मेंस कोच, उसकी पहली प्रायोरिटी टीम परफॉर्मेंस होती है, उसके अलावा बाकी बातें आती हैं। तो ये बनाया आपने, आकिब को बहुत अच्छा किया, लोकल कोचेस को आपने प्रमोट किया, ये बहुत अच्छी बात है, और फ्रेंचाइज को भी करना चाहिए। हमारे पास बहुत अच्छे कोचेस अभी ऑलरेडी मौजूद हैं जो कि यहाँ अपना रोल प्ले कर सकते हैं, मगर अल्टीमेटली अगर रिजल्ट्स नहीं आ रहे तो कहीं ना कहीं किसी स्ट्रेटजी में या तो कमी रह गई है, या कॉम्बिनेशन इतना अच्छा नहीं बन सका, क्योंकि एक दफा हो सकता है, 2 दफा, मगर 4 दफा नहीं होना चाहिए। नहीं, वो बता रहे हैं कि 4 दफा आकिब जावेद नहीं, टीम तो हारी है, डिफरेंट मैनेजमेंट थी ना। टीम तो हाँ, कि इस दफा तो अनफॉर्चुनेटली हमारे साथ देखिए, हमने जो 11 प्लेयर बनाए थे, जो हमारी मेन टीम थी, उसमें से चौथे मैच तक जाते जाते 6 प्लेयर बाहर हो गए। अब आप मुझे बताएं, उसमें किसी मैनेजर का या सीईओ का या ओनर का या हेड कोच का या टीम उसका इसका क्या कसूर है? आप मुझे सिर्फ ये बता दें। इसका यह है कि काला बकरा कटवाएं। बहुत शुक्रिया आपका। आतिफ राना साहब टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद थे। जलालुद्दीन साहब ये बात कर रहे थे कि जब वर्ल्ड कप करीब आता है तो चीज़ों को सेटल होना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट में अजीब मंतक है कि सेटल चीज़ों को अनसेटल कर दिया जाता है, और इस वक्त जलालुद्दीन की नज़र में हौच पौच है पाकिस्तान क्रिकेट मैनेजमेंट और टीम सिलेक्शन। वर्ल्ड कप 2019 सर पर है और तैयारियां समझ से बाहर। मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब, वर्ल्ड कप 2019 से पहले 5 एक रोज़ा मैच पाकिस्तान को इंग्लैंड में खेलना है। ओवरऑल अगर देखा जाए, सरफराज ने भी इस ख्वाहिश का इजहार किया था कि ठीक है, अगर मैं बाहर बैठता हूँ तो मुझे टीम के साथ होना चाहिए, और चूंकि माजी में आप क्रिकेट वर्ल्ड कप को कवर करते रहे हैं, गैर मुल्की दौरे हों, होम सीरीज़ हों, उनको आप कवर करते रहे हैं, अगर मैं आपसे ये जानने की कोशिश करूं कि हर बार जिस तरह जलालुद्दीन साहब ने कहा कि वर्ल्ड कप से पहले यही सूरत हाल होती है, मुझे तो यही नज़र आ रहा है। 2011 वर्ल्ड कप से पहले शाहिद आफरीदी और मिसबाह उल हक के दरमियान एक म्यूज़िकल चेयर चल रही थी, और न्यूजीलैंड में अगर वनडे मैच नहीं जीतते शाहिद आफरीदी, शायद मामला चेंज हो जाता। फिर 2015 वर्ल्ड कप में मिसबाह उल हक और शाहिद आफरीदी के दरमियान दोबारा एक गेम शुरू हुआ, वहाँ पर अगर अबू धाबी में शाहिद आफरीदी मैच जीत जाते तो शायद मिसबाह उल हक का गेम ख़त्म हो जाता। अब तो ये मामला है नहीं। शुएब मलिक को पुश क्यों किया जा रहा है, ये समझ से बाहर। आप 2003 का याद दिलाऊं, 2003 में जब तौकीर ज़िया पीसीबी के चेयरमैन थे, आखिरी लम्हे तक ये कहा जा रहा था कि शायद वसीम अकरम कप्तान होंगे, लेकिन फिर उसके बाद वकार यूनुस के सर पर कप्तानी का ताज सजाया गया। वो तो कोई और सरकमस्टांसेस थे ना कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के कहने पर वसीम अकरम को कप्तान, लेकिन चेयरमैन जो थे वो बड़े दिलचस्पी रखते थे कि किसी तरीके से वसीम अकरम बन जाएं, लेकिन फिर जब उनको पता चला कि इस तरह के हालात हैं तो उन्होंने नहीं बनाया। लेकिन आपकी बात दुरुस्त है कि गुज़िश्ता 2 वर्ल्ड कप्स का अगर आप उठा के देखें, 2015, 2011 के क्या सूरत हाल रही, यहाँ पर तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन एहसान मानी साहब कैटेगरिकली अपने दाएं जानिब बिठाकर सरफराज अहमद को कह चुके हैं कि ये हमारा कप्तान होगा। तो समझ में नहीं आता कि आप 5 और 5 10 वनडे इंटरनेशनल मैचेस हैं, 5 में आप कप्तानी किसी और से करा रहे हैं। अगर आपने कप्तान बदलना ही था तो आप फ्यूचर का कप्तान ग्रूम करते ना। हमने तो असद शफीक को वाइस कैप्टन बनाया हुआ था, और फिर असद शफीक वनडे में नहीं है तो आप किसी को तो ग्रूम करते। शुएब मलिक से आप क्या निकालने की कोशिश कर रहे हैं? इस साल अक्टूबर में पूरे 20 बरस हो जाएंगे शुएब मलिक को इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते हुए। वर्ल्ड कप के बाद वो रिटायर हो रहे हैं, तो उनका मुस्तकबिल तो नज़र नहीं आता। अगर आप किसी नए कप्तान को ग्रूम करते, अगर फ़र्ज़ कीजिए आप मुत्तहिदा अरब अमारात में तजुर्बा भी करना चाह रहे थे, तजुर्बा क्यों नहीं किया? बाज़ लोग तो इस पर बड़ी हैरत का इजहार करते हैं कि कोई ना कोई मखसूस लॉबी है, और बाज़ लोगों की तो ये भी ओपिनियन है कि वर्ल्ड कप जब आता है तो कुछ ना कुछ गड़बड़ होती है, और गड़बड़ होती है तो क्या होती है हर आदमी जानता है। तो इस वजह से भी बाज़ लोग ये इन खदशात का इजहार कर रहे हैं कि वर्ल्ड कप से कबल इस तरह की चीज़ों का होना पाकिस्तान क्रिकेट के लिए कोई अच्छी बात नहीं है। मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब हो या जलालुद्दीन साहब, कहना बहुत कुछ चाह रहे हैं, लेकिन यहाँ तक लबों तक बात लेकर आते हैं और फिर उसको लफ्ज़ों की तह में लपेट कर सामने रख देते हैं। जलालुद्दीन साहब, जो बात मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब ने कही है, बड़ी गहरी बात इन्होंने कही है,
और जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो ये कि 2003 वर्ल्ड कप की बात कर लें, 2011 की, 2015 की, वहाँ तो मुकाबला था, वहाँ पर तो एक कैंडिडेट नहीं था, लेकिन यहाँ पर तो मैदान खाली है। यहाँ पर तो वो कप्तान है जो 2 साल पहले आपको इंग्लैंड में चैंपियंस ट्रॉफी जिता कर लाया है, वो कप्तान है जो पाकिस्तान सुपर लीग वर्ल्ड कप से 3 महीने पहले जीत रहा है। उसने तो एज ए कैप्टन अपनी कमांड को शो किया है, लेकिन आप उसको डिसरेस्पेक्ट कर रहे हैं। क्या मैं ये लफ्ज़ कह सकता हूँ? देखें, इस तरह के जो फैसले हो रहे हैं उससे तो ये बात लग रही है, साबित हो रही है। बीच में एक ये भी लॉबी चली थी कि कप्तान नहीं होंगे, फिर फाइनली चेयरमैन साहब ने जैसे अभी बताया कि उन्हें साथ बिठा के ये अनाउंस किया कि ये वर्ल्ड कप तक कैप्टन है। तो अब जब ये चीज़ क्लियर भी है तो फिर क्यों इस तरह की सिचुएशन क्रिएट की जा रही है कि जो एक कप्तान है उसी को अगर नए लड़के भी देखने हैं तो वही देखेगा ना फिर, क्योंकि उसी ने काम लेना है अगर कोई इनमें से किसी ने खेलना है आगे चल के। तो मैं यही कहूँगा कि ये एक अच्छा डिसीजन नहीं था, ख़ास तौर से अगर कप्तानी के पॉइंट ऑफ व्यू से कहूँगा कि जो कप्तान था उसी को रहना चाहिए था। अगर नए लड़के देखने तो वो देख लेता। जहाँ तक अगर रोटेशनल बेस पे कप्तान की रोटेशनल नहीं होती, मगर प्लेयरों की अगर करीब ये तो बहुत ज़्यादा कर दी है, तो वो भी एक अच्छा फ़ायदा दे, मगर उस हद तक एक्सेप्टेबल है, मगर कैप्टन की हद तक एक्सेप्टेबल नहीं था। आज के इस प्रोग्राम में इतना ही। आप ट्विटर पर मुझे फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पर हमारा पेज score.geo-news, जहां जाकर आप इस प्रोग्राम के क्लिप्स एक बार फिर देख सकते हैं, और आप हमें ईमेल कर सकते हैं score@geo.tv पर। इस दुआ, इस उम्मीद, इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें, सैयद याह्या हुसैनी को अपने आज के मेहमानों के हमरा स्कोर की पूरी टीम के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।